लोग पिछले क्लास में बातें कर रहे थे, देख रहे थे, और पिछले क्लास में हमने बातें किया था तुगलक के वंश के बारे में, और इसमें हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में चर्चा किया था, एफएसटी के बारे में चर्चा किया था, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, और फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन सा कार्य किया था। कुछ जन कल्याणकारी कार्य भी उसके द्वारा किया गया था, कुछ लोक कल्याणकारी कार्य भी किया गया था, जिसमें देखा जाए तो उसने निःशुल्क दवाखाना खोला जिसे दारुल सफा कहा गया। उसने दीवाने बंदगान बनाया, दासों के लिए व्यवस्था किया। उसने देखा जाए तो एक तरह से दीवाने बंदगान के अलावा अन्य भी कई कार्य करने का काम किया, जिन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कल हम लोग क्या हेडिंग डाले थे? फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्य। फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्य, ये नोट कर लें। फिरोज शाह तुगलक जनता के लिए कई कल्याणकारी कार्य किए जो निम्नलिखित हैं। इसलिए वो कहा भी करता था कि खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण करना, और दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना होना। मान चलिए खाली खजाना होगा तो कोई परेशान नहीं होगा, और एक खजाना बड़ा है और लोगों का हृदय दुखी है तो उस खजाने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए 2000 रुपये का नोट बंद हो गया, क्योंकि वो पता था कि आम जनता के बीच 2000 रुपये का नोट नहीं है। आप खुदे देखो, 2000 रुपये का नोट पहले घर से आते थे, 2000 रुपये का नोट मिल जाता था। देखे 2000 रुपये के नोट देखे बहुत दिन हो गए होंगे, तो स्वाभाविक है कि 2000 रुपये का नोट है अब बंद भी हो जाएगा तो आम जनता जो 80% जनता है उसके सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। हाँ, प्रभावित कौन होंगे? जो बड़े बड़े बिल्डर होंगे, उद्योगपति होंगे, आईएएस होंगे, आरटीओ होंगे, जो 2-2 हजार रुपया के दीवार में चिपका के रखे होंगे, तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो इसने सोचा कि जब खजाना खाली है तो हृदय लोगों का दुखी क्यों किया जाए, और खजाना बड़ा भी है तब भी लोगों का दिल क्यों दुखाया जाए। इसी सिद्धांतों पर एफएसटी ने कई लोक कल्याणकारी कार्य किया। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले दान विभाग की स्थापना। दान विभाग की स्थापना सबसे पहले दान विभाग की स्थापना, ये नोट कर लें। फिरोज शाह तुगलक दासों का शौकीन। दास विभाग लिखा कि दान विभाग लिखा? चलिए, फिरोज शाह तुगलक ने एक दान विभाग की स्थापना किया जिसे दीवाने खैरात के नाम से पुकारा गया। दास विभाग अलग है, दान विभाग अलग है। जिसे दीवाने
खैरात के नाम से पुकारा गया, के नाम से पुकारा गया। इस विभाग के द्वारा अनाथों, इस विभाग के द्वारा अनाथों, विधवाओं, अनाथों, विधवाओं और गरीबों के भरण पोषण के लिए, और गरीबों के भरण पोषण के लिए और उनकी देखभाल के लिए कार्य करता था, देखभाल के लिए कार्य करता था। आगे नोट कर लें, दीवाने खैरात के अंतर्गत ही, दीवाने खैरात के अंतर्गत ही विवाह विभाग भी आता था, विवाह विभाग भी आता था, विवाह विभाग भी आता था। आगे नोट कर लें, इस विभाग के द्वारा, इस विभाग के द्वारा गरीब मुस्लिम कन्याओं को, इस विभाग के द्वारा गरीब मुस्लिम कन्याओं को, मुस्लिम कन्याओं को विवाह हेतु, विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। प्रदान की जाती थी। आगे नोट कर लें, स्टार बना के, यह विभाग केवल मुस्लिम कन्याओं के लिए था, यानी कि दान विभाग में जो विवाह विभाग खोला गया था, ये केवल मुस्लिम कन्याओं के लिए ही खोला गया था। मुस्लिम कन्याओं के घर वाले आते थे, सुल्तान से सहायता मांगते थे और सुल्तान यह सहायता करने का कार्य करता था, सुल्तान यह सहायता करने का कार्य करता था। यह विभाग केवल मुस्लिम कन्याओं के लिए था। तो इस तरह ये दान विभाग हमने बताया, इसे दीवाने खैरात कहा जाता था और यहाँ पे गरीबों, विधवाओं, वृद्धों, महिलाओं इत्यादि को सहायता दिया जाता था, उनको भरण पोषण इत्यादि की व्यवस्था किया जाता था। आगे हम लोग बातें करते हैं दास विभाग। पहला देखते हैं दास विभाग। पहला है दास विभाग। अब यहां पे देखें, फिरोज शाह तुगलक दासों का शौकीन था। उसे पता था कि अगर दास ज्यादा रहेंगे तो बहुत अधिक कार्यों को संपन्न किया जा सकेगा, बहुत अधिक कार्यों को संपन्न किया जा सकेगा, इसलिए यहाँ पे वह दासों का शौकीन था। ए पे नोट कर लें, स्टार बना के, फिरोज शाह तुगलक दासों का शौकीन था, दासों का शौकीन था। उसके शासन काल में
उसके शासन काल में बड़े पैमाने पर गुलामों की भर्ती की गई। बड़े पैमाने पर गुलामों की भर्ती की गई। यहां पे देखिए, उसने गुलामों के लिए, दासों के रहने के लिए एक नया विभाग ही बना दिया, जिसका नाम था दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान। ये भी नोट कर लें। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के देख रेख के लिए, फिरोज शाह तुगलक ने दासों के देख रेख के लिए एक नए विभाग का गठन किया। देख रेख के लिए एक नए विभाग का गठन किया, जिसे दीवाने बंदगान के नाम से पुकारा गया। जिसे दीवाने बंदगान के नाम से पुकारा गया। तथा इसके लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अलग से अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अब यहां पे देखिए, दास विभाग काम करने लगा, दीवाने बंदगान काम करने लगा। ये कई बार बीपीएससी में भी पूछा गया है कि दीवाने बंदगान का संबंध किससे था। दीवाने बंदगान ने किसने स्थापित किया था, तो उसका एक लाइन आंसर है, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। दीवाने बंदगान क्या था? दीवाने बंदगान एक तरह से दासों का विभाग था। आगे नोट कर लें। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में दासों की कुल संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई। 1,80,000 हो गई। आगे नोट कर लें। इन दासों को शिक्षा एवं विभिन्न कलाओं में इन्हें दासों को शिक्षा एवं विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षण का प्रबंध किया गया था। प्रशिक्षण का प्रबंध किया गया था। प्रशिक्षण का प्रबंध किया गया था। अब यहां पे देखिए, 1,80,000 दास पहुंच गए इसके दरबार में रहने के लिए, इसके यहां रहने के लिए। उनके लिए अलग कमरा बनाया, प्रशिक्षण का व्यवस्था कराया, ताकि उन लोग आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। एक नोट कर लें। फिरोज शाह तुगलक ने दासों को व्यवसायिक शिक्षा दिया। दासों को व्यवसायिक शिक्षा दिया ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पैरों पर खड़ा हो सके। आगे, सैनिकों की भांति दासों को भी भूमि निर्धारण, नगद वेतन
इत्यादि का भुगतान किया जाता था, इत्यादि का भुगतान किया जाता था। अब यहां पे देखिए, पहले दास बेचे जाते थे, अफ्रीकन दासों का व्यापार होता था। भारत के जो लोग थे उनको विदेशों में बेच दिया जाता था, उन्हें कहां पहुंचा दिया जाता था, मॉरिशस है, तमाम जो छोटे छोटे द्वीप है जो आज प्रशांत महासागर में हैं, उन द्वीपों में पहुंचाने का कार्य किया जाता था, उन द्वीपों में पहुंचाने का कार्य किया जाता था। ये नोट कर लें। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे देखते हैं रोजगार दफ्तर। रोजगार दफ्तर, अगला काम इसने क्या किया, रोजगार दफ्तर खुलवाया। ये रोजगार दफ्तर में क्या था, लोगों का पंजीकरण होता था, रजिस्ट्रेशन होता था। जो लोग, जिन लोगों को भी रोजगार चाहिए था वो लोग यहां पे जाके नाम लिखा देते थे और उन्हें 10 दिन 1 सप्ताह के अंदर रोजगार की व्यवस्था किया जाता था। उनके लिए कौन सी व्यवस्था होती थी, रोजगार की व्यवस्था होती थी। ये नोट कर लें। बेरोजगार व्यक्तियों को काम देने के लिए, बेरोजगार व्यक्तियों को काम देने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर खुलवाया। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर खुलवाया। और इसमें बेरोजगारों का पंजीकरण किया गया। बेरोजगारों का पंजीकरण किया गया तथा आवश्यकता के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए गए। आवश्यकता के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए गए। अगला देखते हैं दीवाने खैरात। दीवाने खैरात हो चुका है। दीवाने इस्तेहाक, आगे देखते हैं दीवाने इस्तेहाक। दीवाने इस्तेहाक, इसको कहा जाता है पेंशन विभाग। दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग। एक नोट कर लें, यह पेंशन विभाग था। यह पेंशन विभाग था और सुल्तान ने इस विभाग की स्थापना, सुल्तान ने इस विभाग की स्थापना निर्धनों और वृद्धों की, निर्धनों और वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा हेतु किया था। निर्धनों और वृद्धों की
सामाजिक सुरक्षा हेतु किया था। यानी कि यहाँ पे जो वृद्ध व्यक्ति थे, निर्धन व्यक्ति थे, गरीब व्यक्ति थे, उनको पेंशन देने का काम किया जाता था। पेंशन देने काम किया जाता था, इसलिए दीवाने इस्तेहाक को पेंशन विभाग कहा जाता था। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आता है, मिलान करने के लिए आता है कि पेंशन विभाग कौन था, दान विभाग कौन था। ये सब एक तरह से जोड़ा बनाने के लिए आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं, दारुल सफा, एक बार बिहार जे में पूछ दिया दारुल सफा। आगे देखते हैं दारुल सफा। दारुल सफा एक नोट कर लें। रोगियों के चिकित्सा के लिए सुल्तान ने, रोगियों की चिकित्सा के लिए सुल्तान ने दिल्ली में दारुल सफा, दिल्ली में दारुल सफा या खैराती अस्पताल की स्थापना किया। दारुल सफा या खैराती अस्पताल की स्थापना किया। यहां रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था किया। निःशुल्क चिकित्सा एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था किया। तो यहां पे देखें दारुल सफा क्या था, ये खैराती अस्पताल था जहां पे लोगों को निःशुल्क दवाइयां मिलती थी। खैराती दवाखाना था, खैराती दवाखाना था। खैराती दवाखाना था। तो कई बार ये पूछ जाता है दारुल सफा क्या था। तो दारुल सफा में ये ना सोचे कि दारू पिया जाता था, वहां पे क्या था, अस्पताल था जहां पे निःशुल्क चिकित्सा की जाती थी और दवाइयां देने का काम किया जाता था, दवाइयां देने का काम किया जाता था। आगे देखते हैं सांस्कृतिक उपलब्धि। सांस्कृतिक उपलब्धि एक नोट कर लें। फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने कला एवं सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में उन्नति किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्नति किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे नोट कर लें। उसने स्थापत्य कला के क्षेत्र में, उसने स्थापत्य अनेक सराहनीय कार्य किए। अनेक सराहनीय कार्य किए। अब यहां पे देखें
फिरोज शाह तुगलक एक महान निर्माता था। महान निर्माता कई सेंस में था। लगभग वो 300 नगरों का निर्माण करवाया। पहला नंबर, फिरोज शाह तुगलक के लगभग 300 नगरों का निर्माण करवाया था, जिसमें जौनपुर नगर उसी ने बसाई थी, फिरोजपुर, उसके बाद हरियाणा में हिसार, फतेहाबाद, दिल्ली में फिरोजाबाद है, जिसे आज कोटला फिरोज शाह कहते हैं, जहां पे क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है। उसके बाद देखा जाए जो कुतुब मीनार था, एक कुतुब मीनार इसी के शासन काल में चौथी मंजिल, 4 मंजिल था पहले कुतुब मीनार। पहले कुतुब मीनार कितना था? 4 मंजिल था। चौथी मंजिल में आग लग गई और वो जल गया। फिरोज शाह तुगलक ने उसे तोड़वाकर रिपेयर कराना चाहा, लेकिन वो लुक ही नहीं आ रहा था। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसको तोड़वा दिया और 2 छोटी छोटी पत्थर की, संगमरमर की, और उसमें मंजिल जोड़वा दिया। इसीलिए कुतुब मीनार कितना मंजिल हो गया? 5 मंजिल हो गया। इसीलिए कुतुब मीनार 5 मंजिल हो गया, 5 मंजिल हो गया। ये भी नोट कर लें। फिरोज शाह तुगलक ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में, लगभग 300 नगरों का निर्माण करवाया। आगे नोट कर लें, स्टार मार्क है। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना किया। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया, PWD की स्थापना किया। आगे नोट कर लें, मलिक गाजी सहना, गाजी सहना और अब्दुल हक को मलिक गाजी सहना और अब्दुल हक को इस विभाग का प्रमुख बनाया। आगे नोट कर ले, फिरोज शाह तुगलक ने नगरों के अलावा सड़क, पुल और नहरों का भी निर्माण करवाया। आगे नोट कर लें, स्टारना के फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए सिटी का निर्माण करवाया। 300 न्यू सिटी, 300 नए नगरों का निर्माण करवाया। जिन नगरों में फतेहाबाद कहां पे है? हरियाणा में।
जिन नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद इत्यादि प्रमुख थे। नोट कर लें, जौनपुर, फिरोजाबाद। अब यहां पे देखें, जो फिरोजाबाद था ये दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसाया। जो फिरोजाबाद था वो यमुना नदी के किनारे बसाया और इसी फिरोजाबाद को छठी दिल्ली के रूप में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया और इसी फिरोजाबाद में कोटला फिरोज शाह नामक किला भी स्थापित कराया, जो आज कोटला फिरोज शाह खंडहर अवस्था में है। आज कोटला फिरोज शाह किस रूप में है? एक खंडहर अवस्था में है। कोटला फिरोज शाह एक तरह से खंडहर अवस्था में है। ये नोट कर लें, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद के नाम से छठी दिल्ली बसाई। फिरोजाबाद के नाम से छठी दिल्ली बसाई, छठी दिल्ली बसाई और यहीं पर कोटला फिरोज शाह के नाम से, कोटला फिरोज शाह के नाम से एक किला भी स्थापित करवाया। कोटला फिरोज शाह के नाम से एक किला भी स्थापित करवाया। किला भी स्थापित करवाया। आगे नोट कर लें। अब यहां पे देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की भी स्थापना गोमती नदी के तट पे किया। गोमती नदी के तट पर किया। जब वो 1359 ईस्वी में बंगाल से वापस लौट रहा था तो उसी समय उसने कौन से नगर की स्थापना किया था? जौनपुर नगर की स्थापना किया था, गोमती नदी के तट पर। एक नोट कर लें, स्थापना के फिरोज शाह तुगलक ने 1359-60 ईस्वी में ईस्वी में 1359-60 ईस्वी में अपने बड़े भाई जूना खां के याद में, बड़े भाई जूना खां के याद में जौनपुर नगर की स्थापना किया था। जौनपुर नगर की स्थापना किया था। स्थापना किया था। आगे नोट कर लें, स्टार ना के अगला पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक ने इकदला का नाम बदलकर
एक दला का नाम बदल कर आजादपुर, एक दला का नाम बदल कर आजादपुर, आजादपुर तथा बदल कर आजादपुर तथा पूरे तथा पांडुआ का नाम बदल कर फिरोजाबाद रखा था, नाम बदल कर फिरोजाबाद कर दिया था, नाम बदल कर फिरोजाबाद कर दिया था। नोट कर ले। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक मदरसा और मकतब का भी निर्माण करवाया था, अनेक मदरसा एवं मकतब का भी मकतब का भी निर्माण करवाया था। ये भी नोट कर लें। इसने दिल्ली में मदरसा ए फिरोज शाही का निर्माण करवाया, मदरसा ए फिरोज शाही का निर्माण करवाया, मदरसा ए फिरोज शाही का निर्माण करवाया, जिसमें मौलाना जलालुद्दीन रूमी को, जिसमें मौलाना जलालुद्दीन रूमी को उसका प्रधानाचार्य बनाया, मौलाना जलालुद्दीन रूमी को उसका प्रधानाचार्य बनाया, रूमी को प्रधानाचार्य बनाया। ये नोट कर ले। प्रधानाचार्य नियुक्त किया। यह 2 मंजिली इमारत है, यह 2 मंजिली इमारत है, हौजे अलाई के समीप था या हौजे अलाई के किनारे था। अब यहां पे देखें हौजे अलाई क्या था, हौजे अलाई क्या था, हौजे अलाई था और वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में बनाया गया तालाब। अलाउद्दीन खिलजी ने जो दिल्ली में बड़ा सा तालाब बनाया था उसी को किस नाम से पुकारा जाता था, हौजे अलाई के नाम से पुकारा जाता था। उसी को किस नाम से पुकारा जाता था, हौजे अलाई के नाम से पुकारा जाता था। ये अलाई बन गया। आगे नोट कर ले। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में काली मस्जिद, लाल मस्जिद, दिल्ली में काली मस्जिद, लाल मस्जिद, खूनी दरवाजा, खूनी दरवाजा, दरवाजा इत्यादि का निर्माण करवाया था। आगे नोट कर लें।
दिल्ली में बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण भी, दिल्ली में बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण भी क्या लिखा है? बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे, आगे नोट कर लें। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के चौथी मंजिल में आकाशीय बिजली गिरने के कारण उसमें आग लग गई। आकाशीय बिजली गिरने के कारण उसमें आग लग गई। आग लग गई, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक ने उसे मरम्मत कराने की कोशिश किया। फिरोज शाह तुगलक ने उसे मरम्मत कराने की कोशिश किया और मरम्मत न होने की स्थिति में उसे तोड़वा कर संगमरमर पत्थर से 2 मंजिलें और बना दिया। संगमरमर पत्थर से 2 मंजिलें और बना दिया, जिसके कारण कुतुब मीनार 5 मंजिल हो गया। कुतुब मीनार 5 मंजिलें हो गया। तो कई बार ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार में निर्माण कार्य करवाया था कि नहीं करवाया था। आकाशीय बिजली गिरने के कारण जब चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी, इस बार ऊपी जेके प्री में भी पूछा गया था, 2 बार ऊपी जेके प्री में आ चुका है, पीसीएस में आ चुका है। कुतुब मीनार को सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, बाद में इसे कंप्लीट करने का काम किसने किया? इल्तुतमिश ने। लेकिन बाद में फिर इसमें चौथी मंजिल में आग लग गई। ये 4 मंजिला था। और किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक। आकाशीय बिजली गिरने के कारण तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इसको तोड़वाया और 2 छोटे छोटे मंजिल और बनवाया। और कुतुब मीनार कितना मंजिला पहुंच गया? कुतुब मीनार पहुंच गया 5 मंजिला। आगे नोट कर लें। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक पुराने भवनों का मरम्मत करवाया। अनेक पुराने भवनों की मरम्मत करवाई। पुराने भवनों की मरम्मत करवाई,
जिनमें से प्रमुख है पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा, इल्तुतमिश का मदरसा, बदायूं का शमसी तालाब है, बदायूं इल्तुतमिश का मदरसा, बदायूं का शमसी तालाब है। शमसी तालाब किसने बनाया था? बदायूं में इल्तुतमिश ने। बदायूं का शमसी तालाब है, जहां पनाह नगर है, जहां पनाह नगर है, जहां पनाह नगर है। तो इन सब का मरम्मत कराने का काम किसने किया था? इन सबको मरम्मत कराने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। इन सबको मरम्मत कराने का काम किसके द्वारा किया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। एक नोट कर ले स्टार ना के। फिरोज शाह तुगलक ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया, अनेक नहरों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया। आगे नोट कर लें। अब कौन कौन से नहर सिंचाई के लिए करवाया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंचाई के लिए कौन कौन से नहरों का निर्माण करवाया था पूछा जाता है। ये नहर कहां कहां पे थे पूछा जाता है। एक नोट कर ले। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण कराए गए नहर निम्नलिखित हैं। तुगलक के द्वारा निर्माण कराए गए नहर निम्नलिखित हैं। पहला, निर्माण कराए गए नहर निम्नलिखित है। पहला, उलूक खनी नहर। अब कई बार पूछा जाता है कि उलूक खनी नहर किसने बनवाया था? यह सबसे लंबा नहर था उसका, उलूग खनी नहर। पहला है उलूग खनी नहर। ये भी नोट कर ले। यह नहर यमुना नदी से लेकर हिसार तक, यमुना नदी से लेकर हिसार तक 150 मील लंबी, 150 नहर था। हिसार से लेकर यमुना नदी से लेकर हिसार तक 150 मील लंबी नहर था। 150 माइल का मतलब कितना हो गया? 1 मील बराबर कितना मीटर होता है? 1600 मीटर। 1.6, तो 1.6 में आपको कितने से गुणा कर देना है? 150 से। तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा किलोमीटर आ जाएगा। 240, यानी कि 240 के आसपास उलूग खनी नहर था पहला। दूसरा था राजवाही नहर।
दूसरा था राजवाही, ये में नोट कर। यह नहर सतलज नदी से लेकर घग्घर नदी के बीच में 96 मीटर लंबा था। सतलज, सीधे सतलज है पंजाब से लेकर। घग्घर कहां पे बहती है? घग्घर नदी बहती है और वो बहती है आपका हरियाणा में। घग्घर नदी अंबाला होते हुए इधर हिसार होते हुए बहती है और सीधे चली जाती है घग्घर राजस्थान में और मरुस्थल में जाके थार रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। तो दूसरा जो नहर था वो सतलज नदी से लेके घग्घर नदी तक था और कितना किलोमीटर लंबा था? किलोमीटर का लेके, यानी 96 किलोमीटर। ये नोट कर ले। घग्घर नदी से, सतलज नदी से लेके घग्घर नदी तक था और यह 96 किलोमीटर लंबा था। यह 96 किलोमीटर लंबा था। किलोमीटर लंबा था। आगे नोट। सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक था। तीसरी नहर है सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक था। हांसी तक था। चौथी नहर है घग्घर से लेकर फिरोजाबाद तक था। घग्घर से लेकर फिरोजाबाद तक था। घग्घर से लेकर फिरोजाबाद तक था। और पांचवी नहर है यमुना से लेकर फिरोजाबाद तक था। यमुना से लेकर फिरोजाबाद तक था। तो ये 5 नहर थे जिनके बारे में हमने चर्चा किया। ये नोट कर लें। इनमें से अधिकांश नहर हरियाणा में स्थित था। इसलिए हरियाणा इससे सबसे अधिक लाभान्वित था। इसलिए हरियाणा इससे सबसे अधिक लाभान्वित था। अधिक लाभान्वित था। आगे देखते हैं। अब यहां पे देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने कारखानों की भी मरम्मत कराई
उसे व्यावसायिक शिक्षा का केंद्र बना दिया। व्यावसायिक शिक्षा के केंद्र बनाने का मतलब था कि जितने भी 36 कारखाने चले आ रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से, उन सबको व्यावसायिक शिक्षा में परिवर्तित करने का काम किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। ये नोट कर ले, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक फैक्ट्री, अनेक कारखाना और बाग बगीचों की स्थापना किया। अनेक कारखाना एवं बाग बगीचों की स्थापना किया। इस समय कुल 36 शाही कारखाने थे। इस समय कुल 36 शाही कारखाने थे। 36 शाही कारखाने थे। शाही कारखाने थे। अब यहां पे देखें, कुछ कारखाने ऐसे थे जहां से सवाल पूछा जाता है। अब इन कारखानों में देखें, पहला था आलम खाना। अब ये आलम खाना कौन सा कारखाना था पूछा जाता है। 2-3 बार पीसीएस के प्री में पूछा है आलम खाना। आलम खाना ऐसा कारखाना था जहां पे पताकाओं का निर्माण होता था। पताका का मतलब समझ ना, झंडा। जैसे आज झंडा देखते हैं ना, तो उसी तरह से उस समय भी झंडा बनाए जाते थे, पताका बनाया जाता था। आलम खाना, यहाँ पे पताकाओं का निर्माण होता था। फला इन डाल लेंगे, आलम खाना ये पताकाओं का निर्माण करता था। पताका, पताका झंडा, झंडा, निशान, पताका, केतु, ये सब पर्यायवाची है। झंडा बनाने का कार्य किया जाता था। दूसरा है फर्राश खाना। दूसरा है फर्राश खाना। फर्राश खाना, यहां पे कालीन तैयार किया जाता था। कालीन तैयार किया जाता था। फर्राश खाना, कालीन तैयार किया जाता था। आगे जमादार खाना। जमादार खाना यह शाही वस्त्रों का कारखाना था। शाही वस्त्रों के निर्माण का कारखाना था। शाही वस्त्रों के निर्माण का कारखाना था, जिसे जमादार खाना कहा गया। जमादार खाना। आगे नोट कर लें, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना के, फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा अबुल हसन को, ख्वाजा अबुल हसन को इन कारखानों का महानिदेशक बनाया था। अबुल हसन को इन्हें कारखानों का महानिदेशक बनाया था। इन्हें कारखानों का महानिदेशक बनाया था। महानिदेशक का मतलब मुतसर्रिफ।
मुतसर्रिफ है, महानिदेशक है, बनाया था। आगे नोट कर लें, दूसरा स्टार बना के अब हमें देखें, समा खाना भी एक होता था। समा जानते हैं आप लोग? समा चलता है कि समा, समा खाना। समा किसको कहा जाता है? पानी को, दारू को, बिजली को, और आपके कपड़ा को। किसको? दारू को। उर्दू लफ्ज है, ये थोड़ा सा शब्दावली भी जानते रहिए। समा कहा जाता है विद्युत को, लाइट को। समा रोशनी, रोशनी को क्या कहा जाता है? समा। ये विद्युत विभाग था। अब मान चले उस समय इस तरह के करंट तो थे नहीं, इसलिए कहीं पर सेना रुकी हुई है तो उनके लिए चिराग की व्यवस्था करना, रोशनी की व्यवस्था करना, मसाल की व्यवस्था करना, या फिर नगरों में विद्युत टाइप की कुछ व्यवस्था करना ताकि लोगों के लिए आग जल सके। इसी को समा खाना कहा जाता है। ये नोट कर लें, समा खाना उस समय रोशनी विभाग था। उस समय रोशनी विभाग था जो समा का कार्य करता था, जो रोशन करने का काम करता था, रोशन करने का काम करता था। आगे देखते हैं, अगला है ताश है घड़ियाल। अगला है ताश है घड़ियाल। ये नोट कर लें, फिरोज शाह तुगलक की रुचि विज्ञान के क्षेत्र में भी था। फिरोज शाह तुगलक की रुचि विज्ञान के क्षेत्र में भी था। विज्ञान के क्षेत्र में भी था। ये नोट कर लें, फिरोज शाह तुगलक ने ताश घड़ियाल या जल घड़ी का आविष्कार किया था। ताश घड़ियाल या जल घड़ी, ताश घड़ियाल या जल घड़ी का निर्माण करवाया था। तो यहां पे देखें, ताश घड़ियाल क्या था? ये जल घड़ी था। जैसे जल में सूर्य के उगते और ढलते हुए देखकर टाइम बजाई जाती थी। ऐसा नहीं था कि ये इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक घड़ी था तो देख लिया कितने टाइम हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। उस समय लोग जल में देखकर, सूर्य के उगते और ढलते हुए देखकर टाइम बताया करते थे, टाइम बताया करते थे। आज भी बहुत लोग हैं गांव देहात में ऐसे ऊपर देखते होंगे, धूप देखते हैं, कहते हैं कि 2 बज रहा होगा, 1:30 बज रहा होगा, 12 बज रहा है, खड़ा दिन है 12 बज रहा है। यानी कि वो एक तरह से कनकूद करके चलते हैं और उनका हिसाब किताब थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। गांव वाले ऐसे बता देंगे कि अब बारिश आएगी, आज बारिश आएगी, वो सही में बारिश आने वाली है, क्योंकि उनको आइडिया रहता है कि कब मौसम कैसा है। पहले लोग प्राकृतिक मानव ही थे, प्रकृति के पल पल लेटे हुए, परिवर्तन होते हुए, करवट बदलने की पहचान उनको थी कि कब कैसे क्या कंडीशन होगा। लेकिन आज आधुनिक मानव क्या है, उन सब से पढ़ के जानता है, तब भी अपरिचित रह जाता है, अपरिचित रह जाता है।
तो इसकी विज्ञान के क्षेत्र में रुचि थी और इसने ताश घड़ियाल बनाने का काम किया। आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद दिल्ली में नक्षत्र घड़ियां, धूप घड़ी और जल घड़ी का निर्माण करवाया। अब यहां पे देखें फिरोज शाह तुगलक ने अगला काम क्या किया, इस पर भी हम बातें करते हैं। अगला काम है इसने ये किया था कि एक तरह से जो अशोक ने 2 जगह पे अपना पिलर स्थापित कराया था, 2 जगह पे अपना स्तंभ स्थापित कराया था, उन दोनों जगहों के स्तंभ को उसने उठवाया और लाके कहां पे स्थापित कराने काम किया, दिल्ली में स्थापित कराने का काम किया। उसे लाकर कहां पे स्थापित कराने काम किया, दिल्ली में स्थापित कराने का काम किया। ये नोट कर लें। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के द्वारा स्थापित स्तंभों को मेरठ से लाकर दिल्ली में और अंबाला के टोपरा से लाकर दिल्ली में स्थापित कराने का काम किया था। इसलिए इसे दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ है। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ है के नाम से पुकारा जाता है। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ है इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है। तो यहां पे देखें दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ के नाम से किसे पुकारा जाता है, ये आपका अशोक का स्तंभ है। सोने का जंजीर कहा था, जो अशोक के स्तंभ था उसको सोने का चेन, सोने का जंजीर किसने कहा था, फिरोज शाह तुगलक ने। और दोनों स्तंभ लाके जो राजधानी उसने बनाई थी, कोटला फिरोज शाह किला बनाया था, वहीं पे स्थापित कराया। आज भी ये दोनों स्तंभ है, कहाँ पे है, कोटला फिरोज शाह में है। इसलिए क्रिकेट जब होता है तो उसको दिखाते रहते हैं कि ये दोनों स्तंभ है। अशोक ने 6 स्तंभ स्थापित कराया था। 3 बिहार में है, एक है जो अभी भी जीवंत अवस्था में है, सबसे सुरक्षित अवस्था में है, और वो है पश्चिमी चंपारण में नंदनगढ़। जो नंदनगढ़ का है वो अभी भी सुरक्षित अवस्था में है और ठीक है। दूसरा लौरिया अरेराज, जो पूर्वी चंपारण में अरेराज है, अरेराज जहाँ पे सोमेश्वर महादेव मंदिर भी है, तो वहां पे स्थापित कराया था। और वो भी एक तरह से केवल उसका लाट टूटा है, उसके बाद तीसरा देखा जाए तो रामपुरवा, पश्चिमी चंपारण में रामपुरवा, और इस तरह देखा जाए 3 स्तंभ वहां पे थे। एक स्तंभ था कौशाम्बी में उसी तरह का, उसको लाके इलाहाबाद के किला में जहांगीर ने स्थापित कराया। और 2 स्तंभ और बाहर था, एक मेरठ में था तो
तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित कराया, और एक कहां पे था, एक था और वो आपका अंबाला में, टोपरा में, वहां से लाके दिल्ली में स्थापित कराया। इसलिए ये 6 स्तंभ समान हाइट के थे, समान लेख लिखा हुआ है। इस अशोक का दीर्घ स्तंभ है, दीर्घ स्तंभ है। तो बाकी बातें हम लोग कल करते हैं।